Assalamu alaikum everyone. My name is Rizwan. I am from Immigration Experts. जो हमने सिलसिला एक शुरू किया था, आज हमने सोचा कि हम उसी सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं और अपने ऑडियंसेस से, अपने फ़ैन से बात करते हैं कि सब क्लास 190 और 489, क्योंकि हमें बहुत सारी क्यूरीज आएंगी कि जी सब क्लास 190 को एक्सप्लेन करें और 489 को एक्सप्लेन करें, एंड टू कंफ्यूज द सिचुएशन फर्दर थोड़ा सा हमें गाइड करें कि अगर किसी ने पीएचडी किया हो या एमबीए किया हो तो उसके बारे में हम उसको हम कैसे लेके आगे चल सकते हैं। तो आज मैं कोशिश करूँगा साथ साथ कि मैं आपको जो आपके लाइव क्वेश्चंस हैं उनको भी आंसर कर सकूँ। कुछ को आंसर कर सकूँगा, कुछ को आंसर नहीं कर सकूँगा। जो बहुत इंपॉर्टेंट और बर्निंग क्वेश्चंस हैं उनको डेफिनेटली आंसर करेंगे। कुछ आंसर जो हैं वो आप हमारा पिछला प्रोग्राम देख लें, स्पेशली पॉइंट कैलकुलेशन जो है वो कुछ मैंने एक्सप्लेन कर दी थी लास्ट टाइम, कुछ मैं अभी एक्सप्लेन करने की कोशिश करता हूँ, लेकिन सब्जेक्ट की डेप्थ और ब्रेड्थ चूँकि इतनी ज़्यादा है कि हर चीज़ को कवर करना एक ही सेशन के अंदर काफ़ी मुश्किल हो जाता है। सब क्लास 190 में चूँकि अगर आपके लास्ट टाइम आपको बताया कि 60 पॉइंट्स आपने मीट करना मस्ट होते हैं फॉर ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन। There are three ways to for the immigration. One is subclass 189, the other one is subclass 190, and the third one is subclass 489. मैं साथ साथ आपका मैं खुद भी लाइव सेशन को देख लेता हूँ, if I am able to find it very quickly. हमसे किसी ने पीएचडी के ऊपर क्वेश्चन किया हुआ था कि इफ़ आई हैव पीएचडी तो फिर क्या है। पीएचडी में देखें, पीएचडी के पॉइंट्स हैं, इफ़ यू हैव क्वालिफिकेशन विच इज़ इक्वल टू एसोसिएट डिग्री। जिस तरह हमारे यहाँ लोग होते हैं जो कि अभी कॉम करते हैं, इसी तरह हमारे यहाँ लोग हैं जो डिप्लोमा करते हैं, DAE, डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग। डिप्लोमा ऑफ एसोसिएट इंजीनियरिंग एंड BCom कैरीज इक्वल वेटेज, आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं उसके। इसी तरह अगर आपकी यूजली जो डिग्री है, अगर किसी बैचलर डिग्री आपने 4 इयर्स प्रोग्राम किया हुआ है लेकिन आपकी बैचलर डिग्री इज़ नॉट फ्रॉम वन ऑफ द बेस्ट यूनिवर्सिटीज़ इन पाकिस्तान, उसके फिर आपको उसको भी वो एसोसिएट डिग्री कंसिडर करते हैं और एसोसिएट डिग्री के आपको 10 पॉइंट्स मिलते हैं। इसके अलावा आपको यू कैन क्लेम 15 पॉइंट्स फॉर बैचलर डिग्री, एंड यू कैन क्लेम आफ्टर बैचलर डिग्री। आपका बैचलर डिग्री से हमारी मुराद होती है कि अगर आपने 16 इयर्स एजुकेशन की हुई है, 16 इयर्स एजुकेशन पे यू कैन क्लेम 15 पॉइंट्स, एंड आफ्टर 16 इयर्स एजुकेशन अगर आपने MS किया हुआ है तो उस पर आपको कोई पॉइंट्स नहीं मिलते, MPhil के ऊपर भी कोई एडिशनल पॉइंट्स नहीं मिलते। However, for PhD you can claim 20 points. अगर आपने PhD, लेट्स सपोज हम एक एग्जांपल को लेते हैं कि अगर आपने PhD की है लेट्स सपोज 2013 में, ठीक है, तो एक्सपीरियंस पे लोगों का क्वेश्चन होता है कि जी एक्सपीरियंस कहाँ से काउंट होगा। तो एक्सपीरियंस आपका जो है वो आपका काउंट हो जाएगा जब आपने 16 इयर्स ऑफ एजुकेशन कंप्लीट किए हैं, और उसके बाद अगर आपने जॉब स्टार्ट कर दी है तो आप अपना एक्सपीरियंस जो है वो क्लेम कर सकते हैं। 20 पॉइंट्स आपने PhD के क्लेम कर लिए, और आपने अगर बैचलर डिग्री की थी लेट्स सपोज इन 2008, तो 2008 से लेके 2016 तक आपके जो पॉइंट्स बनेंगे दैट इज़ 8 इयर्स ऑफ आपके एक्सपीरियंस जो है वो पूरा हो जाता है। 8 इयर्स एक्सपीरियंस के ऊपर यू कैन क्लेम 15 पॉइंट्स, और आपकी डिग्री जो है उसके आप पॉइंट्स क्लेम कर सकते हैं 20। लेट्स सपोज योर एज इज़ बियॉन्ड, उस दिन हमने बात की कि अगर आपकी एज जो है वो अप टू 33 है तो यू कैन क्लेम 30 पॉइंट्स। अगर आपकी एज जो है वो 33 ईयर्स से अबव है अप टू 40 ईयर्स तो यू कैन क्लेम 25 पॉइंट्स। तो हम PhD की एग्जांपल सामने रखते हैं तो हम इसको कहते हैं कि जी आपने PhD की हुई है एंड योर एज इज़ लेट्स सपोज 35 ईयर्स। 35 ईयर्स पे आपको 25 पॉइंट्स मिल जाएंगे, PhD के आपको 20 पॉइंट्स मिल जाएंगे, और एक्सपीरियंस के आपको 15 पॉइंट्स मिल जाएंगे। तो अगर हम इसको होलिस्टिकली देखें तो आपके 60 पॉइंट्स पूरे हो जाते हैं। 60 पॉइंट्स जब आप मीट करते हैं तो अगर आपका जो प्रोफेशन है, जो स्किल है आपका, अगर ये SOL में फॉल करता है, स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में, तो आप सब क्लास 189 के लिए एलिजिबल हो जाते हैं 60 पॉइंट्स के ऊपर।
अगर आपका प्रोफेशन जो है वो CSOL में फॉल करता है, और CSOL में जो ऑक्यूपेशंस फॉल करते हैं वो यूजली स्टेट नॉमिनेशन के अंडर आते हैं कि आपको स्टेट स्पॉन्सर करते हैं। स्टेट स्पॉन्सरशिप में आपको 5 पॉइंट्स भी एडिशनल मिल जाते हैं, और लिस्ट जो है वो थोड़ी सी लंबी हो जाती है। लाइक SOL में अगर लेट्स सपोज 100 स्किल्स हैं तो CSOL कंसोलिडेटेड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट इसको कहते हैं, CSOL में मे बी आपके जो लिस्ट है उसमें 200 ऑक्यूपेशंस हों। देन ऑस्ट्रेलिया में साउथ ऑस्ट्रेलिया इज़ अ स्टेट, साउथ ऑस्ट्रेलिया में एडिलेड इज़ द मेन सिटी। साउथ ऑस्ट्रेलिया में एक सप्लीमेंट्री लिस्ट भी है, और इंटरेस्टिंगली सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर हर प्रोफेशन अवेलेबल है ऑलमोस्ट। जितना मेरा एक्सपीरियंस है, जितना मैंने देखा उस लिस्ट को, उस लिस्ट के अंदर आपको तकरीबन हर प्रोफेशन मिल जाता है। सो लेट्स सपोज आपकी PhD जो है वो कोई मेन स्ट्रीम, जिसमें हम मेन स्ट्रीम तो नहीं, PhD है आपने की है लेट्स सपोज वो IT और इंजीनियरिंग में नहीं है। यूजली जो प्रोफेशंस फॉल करते हैं SOL के अंदर IT है, इंजीनियरिंग है, अकाउंटिंग है, ऑडिटर्स हैं, इस तरह के प्रोफेशंस, या कुछ मैनेजरियल प्रोफेशंस हैं, फिर डॉक्टर्स हैं, फिर डेंटिस्ट हैं, इस तरह के प्रोफेशंस SOL में फॉल करते हैं। अगर आपने जो PhD की हुई है लेट्स सपोज वो मैनेजमेंट साइड के ऊपर है, तो फिर आपको अल्टीमेटली कंसोलिडेटेड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट में जाना पड़ेगा। और कंसोलिडेटेड स्किल्ड ऑक्यूपेशन लिस्ट के अंदर यूजली हर प्रोफेशन अवेलेबल नहीं है, हर स्किल सेट अवेलेबल नहीं है। तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप 70 पॉइंट्स अपने ऊन पे पूरे कर लेते हैं तो फिर आपका प्रोफेशन जो भी है आप सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर फॉल कर जाते हैं। 70 पॉइंट्स कैसे पूरे होंगे? 70 पॉइंट्स आपके इस तरह से पूरे होंगे, इसको हम रीजनल नॉमिनेशन कहेंगे, सब क्लास 4, 8, 9। साउथ ऑस्ट्रेलिया के अंदर आप जो उनकी सप्लीमेंट्री लिस्ट है उसके अंदर आपका ये प्रोफेशन फॉल कर जाएगा। सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर आपने 70 पॉइंट्स पूरे करने हैं। यू हैव 25 पॉइंट्स, जो हमने एक PhD की एग्जांपल ली है, 25 पॉइंट्स आपकी एज के हो गए, 20 पॉइंट्स आपकी क्वालिफिकेशन के हो गए, और 15 पॉइंट्स जो हैं वो आपके एक्सपीरियंस के हो गए। तो ये हो गए 60 पॉइंट्स। अगर आप IELTS में 7 बैंड ईच कर लेते हैं तो ये हो गए 70 पॉइंट्स। नो यू कैन क्लेम 10 पॉइंट्स फॉर स्टेट स्पॉन्सरशिप। आपका प्रोफेशन जो भी है आप फॉल कर गए सप्लीमेंट्री लिस्ट के अंदर, तो आप यू कैन probably successfully migrate to South Australia। सिर्फ सब क्लास 190 और सब क्लास 489 में जो डिफरेंस है वो ये है कि सब क्लास 190 इज स्टेट स्पॉन्सरशिप एंड सब क्लास 489 इज रीजनल स्पॉन्सरशिप। अच्छा, रीजनल स्पॉन्सरशिप में आपका जो आपको सब क्लास 190 में भी आपने 2 इयर्स रहना है उस पर्टिकुलर स्टेट के अंदर जिसने आपको स्पॉन्सर किया है। सब क्लास 489 के अंदर भी यही कंडीशन है कि आपको पर्टिकुलर उस रीजन के अंदर रहना है। लाइक इफ़ वी टेक एन एग्जांपल ऑफ साउथ ऑस्ट्रेलिया, द गुड थिंग इज़ कि साउथ ऑस्ट्रेलिया पूरा ही रीजन है। साउथ ऑस्ट्रेलिया इंक्लूडिंग एडिलेड इज़ होल द रीजन। तो साउथ ऑस्ट्रेलिया में रीजन्स इस तरह स्पेसिफाइड नहीं है, लेकिन अगर हम न्यू साउथ वेल्स की बात करें तो न्यू साउथ वेल्स में फिर रीजन्स जो हैं वो स्पेसिफिक हैं कि आप इस रीजन में 2 साल गुजारेंगे। यू कांट लिव इन द मेन सिडनी, आप किसी रीजन में जाके रहेंगे विच इज़ लाइक मे बी 60 किलोमीटर्स अवे फ्राम सिडनी, 100 किलोमीटर्स अवे फ्राम सिडनी, तो उसमें रीजन्स बने हुए हैं। इसमें उस रीजन में आपको रहना होगा 2 साल के लिए, और रीजनल नॉमिनेशन इज़ termed as temporary residence as well। temporary residence में होता क्या है? It's a 4 years visa। सब क्लास 190 और 189 में 5 years आपको वीज़ा मिलता है, और सब क्लास 489 में you get 4 years multiple entry visa। इन 4 years में आपने 2 years जो है वो उस पर्टिकुलर रीजन में रहना है, और आप जब ये 2 साल पूरे कर लेंगे तो आप अपने परमानेंट रेजिडेंसी के ऊपर शिफ्ट हो सकते हैं। ऑल यू नीड टू डू इज़, लोगों के जहन में कुछ मिसकंसेप्शंस हैं कि जी इसके लिए IELTS इम्प्रूव करना पड़ता है और ये आप अपने फील्ड के अलावा कोई जॉब नहीं कर सकते। नो, आप बिज़नेस करते हैं, आप एंटरप्रेन्योर हैं, और या आपने जॉब की है, रिगार्डलेस ऑफ योर प्रोफेशन यू आर एलिजिबल कि आप टेम्परेरी रेजिडेंस को कन्वर्ट कर लें टू परमानेंट रेजिडेंस। दूसरा जो बड़ा डिफरेंस है वो ये है कि आपने सब क्लास 190 के अंदर आपको जो बेनिफिट्स हैं
हेल्थ बेनिफिट वो मिलता है। सब क्लास 489 में आपको हेल्थ बेनिफिट नहीं मिलता है, हेल्थ इंश्योरेंस आपको करवानी पड़ती है। थर्ड डिफरेंस इज़ कि आपको सब क्लास 190 में इफ़ यू हैव अ फैमिली एंड यू हैव चिल्ड्रन, तो आपको बच्चों का बेनिफिट मिलता है। लाइक इट मे बी ऑस्ट्रेलिया में बच्चों का बेनिफिट इज़ समवेयर बिटवीन $200 से लेके $1000 तक जाता है पर चाइल्ड पर मंथ। तो वो आपको बेनिफिट नहीं मिलता फॉर 2 years। द मोमेंट यू कन्वर्ट योर सब क्लास फ्रॉम टेम्परेरी रेजिडेंस टू परमानेंट रेजिडेंस, तो फिर आपको ये सारे बेनिफिट जो है आप उसके लिए एंटाइटल्ड हो जाते हैं। इसके अलावा लेट्स सी, मैं थोड़ा सा साथ साथ देख भी लेता हूँ कि और फर्दर लोगों ने क्या क्वेश्चंस किए हैं। लोग पूछना चाह रहे हैं कि जी आप कंपेयर करें कैनेडियन इमिग्रेशन और ऑस्ट्रेलियन इमिग्रेशन को, विच पासपोर्ट इज स्ट्रॉन्गर। वेल, ये आप यू आर कंपेयरिंग एप्पल्स विद एप्पल्स, यू आर नॉट कंपेयरिंग एप्पल विद बनाना। इसका कोई कंपैरिजन इन माय ओपिनियन एज सच हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये ऑल वेलफेयर स्टेट्स हैं, इनमें बेनिफिट एक जैसे हैं, इनमें आपको जो एक सिटीजनशिप का लेवल है वो एक जैसा है, आपको एक ही तरह की फैसिलिटीज़ मिलती हैं, तो इसमें कोई एज सच बहुत ज़्यादा डिफरेंस है नहीं। हाउएवर ऑस्ट्रेलिया की अगर आपको सिटीजनशिप मिल जाती है या कनाडा की सिटीजनशिप मिल जाती है, तो यू कैन ट्रैवल ऑलमोस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड। ऑस्ट्रेलिया के केस में और कनाडा के केस में इट इज़ समथिंग अराउंड 130-140 वीज़ा जो हैं, कंट्रीज़ जो हैं उनकी वीज़ा फ्री एंट्री है, विच मीन्स कि वीज़ा ऑन अराइवल है, इंक्लूडिंग USA एंड यूरोप। तो बाकी अगर किसी के पास 2-4 कंट्रीज़ ज़्यादा हैं, तो मेन जो कंट्रीज़ हैं उन सब में वीज़ा फ्री एंट्री है दोनों के केस में। अगर हम इनके सोशल बेनिफिट्स को देखें तो वो ऑलमोस्ट एक जैसे हैं। अगर कोई एक जगह पे थोड़े से कम कुछ बेनिफिट दे रहा है तो वो दूसरी जगह पे उन बेनिफिट्स को, कोई दूसरा कंट्री वहाँ पे वो बेनिफिट्स को मीट करता है। क्यूबेक को आज हम डिस्कस नहीं कर रहे, बट येस, क्यूबेक जो है वो 5000 एप्लीकेशंस के साथ 16 अगस्त को ओपन हो रहा है, और पीपल वुड बी लकी क्योंकि इसमें आइल्स का जो बैंड रिक्वायर्ड है फॉर क्यूबेक नॉमिनेशन वो बहुत कम है, तो जो लोग सेलेक्ट होंगे दे वुड बी लकी पीपल। लेकिन क्यूबेक की जो नॉमिनेशन का प्रोसेस है इट इज़ क्वाइट लॉन्ग। मैनिटोबा एक और स्टेट है जिसने अपनी नॉमिनेशन ओपन की है। इफ़ यू हैव लकीली एनी रिलेटिव लिविंग इन मैनिटोबा, तो आप उसमें भी अप्लाई कर सकते हैं, और उसमें भी बैंड की रिक्वायरमेंट बहुत कम है। CLB4 से वो स्टार्ट ले रहे हैं। इसके अलावा एक साहब ने सवाल पूछा है कि जी BCom उन्होंने 2002 में किया है, MBA फाइनेंस 2011 में किया है, एंड एसोसिएट पब्लिक फाइनेंस अकाउंटेंट 2011 में किया है, IELTS 7 बैंड है। देखिए, जो फाइनेंस के लोग हैं जिन्होंने BCom और प्लस MBA किया हुआ है फाइनेंस में, यूजुअली उन्होंने वो सब्जेक्ट्स जो हैं वो कवर किए हुए हैं जो एक अकाउंटेंट की रिक्वायरमेंट है इन ऑस्ट्रेलिया। वहाँ पे कुछ मॉड्यूल्स हैं जो आपने कवर किए होना मस्ट हैं। अगर आपने वो मॉड्यूल्स कवर किए हुए हैं, आप यस यू आर एलिजिबल टू अप्लाई एज एन अकाउंटेंट, लेकिन उसमें IELTS 7 ईच चाहिए और एकेडमिक मॉड्यूल चाहिए। जनरली ये समझा जाता है कि इमिग्रेशन के लिए जनरल ट्रेनिंग में आपने IELTS करना है, और अगर आपने पढ़ने के लिए जाना है फॉर स्टडी वीज़ा यू नीड एकेडमिक IELTS। In case of Australia, Australia needs IELTS regardless of whether it is academic or it is general training. So आपको IELTS करना है 7 बैंड अगर आप ले लें ईच मॉड्यूल, इन एकेडमिक मॉड्यूल, क्योंकि ये आपकी रिक्वायरमेंट असेसिंग अथॉरिटी की है। जब असेसिंग अथॉरिटी कोई रिक्वायरमेंट सेट कर देती है तो वो सुपरसीड कर जाती है डिपार्टमेंट ऑफ इमिग्रेशन की रिक्वायरमेंट को। तो आपकी जो असेसिंग अथॉरिटी है अकाउंटेंट्स की, उन्होंने जितनी 3 अथॉरिटीज़ हैं ऑस्ट्रेलिया में जो अकाउंटिंग को असेस करती हैं, तीनों की रिक्वायरमेंट ये है कि जी आप हमारे पास IELTS 7 बैंड इन ईच मॉड्यूल इन एकेडमिक मॉड्यूल के साथ आए। इसके अलावा लोगों ने पूछ रहे हैं कि जी सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं, BScs किया हुआ है, 5 years का एक्सपीरियंस है,
कनाडा एक्चुअली आज हमारा टॉपिक नहीं है, इस टॉपिक के ऊपर दोबारा बात करेंगे, लेकिन चूँकि एक बहुत एक अपकमिंग अपॉर्चुनिटी है कनाडा के अंदर मैनिटोबा और क्यूबेक की, तो यस क्यूबेक 16 अगस्त को ओपन होने जा रहा है विद 5000 कोटा। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व बेस एप्लीकेशन वो ले रहे हैं, तो यू कैन ट्राई योर लक। इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में अगर आप अप्लाई करना चाहते हैं, अनलेस यू हैव एक्सपीरियंस ऑफ एटलीस्ट 4 to 5 years, यू कांट अप्लाई फॉर मैनेजरियल पोजीशंस, क्योंकि असेसिंग वो ये कहते हैं, असेसिंग अथॉरिटी ये समझती है कि अगर आप इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में आना चाहते हैं या मैनेजमेंट की किसी भी उसमें आना चाहते हैं, तो ये एक ग्रेजुअल पाथवे होता है। यू कांट बिकम मैनेजर ओवरनाइट कि जी अब मैंने क्वालिफिकेशन ख़त्म की और मैं मैनेजर बन जाऊँ। स्पेशली इन केस अगर आपकी असेसिंग अथॉरिटी जो है वो ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट है या इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया है। इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया इंजीनियरिंग मैनेजर्स को 2 असेसिंग अथॉरिटीज़ असेस करती हैं, इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया एंड ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट। ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट तो आपके 3 साल से लेस पे आपको असेस ही नहीं करता, दे रिक्वायर कि आप बुक करें, एटलीस्ट 3 years आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए। सो एटलीस्ट यू शुड हैव 4-5 years एक्सपीरियंस अगर आपने ऑस्ट्रेलियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट से इंजीनियरिंग मैनेजमेंट में पॉजिटिव असेसमेंट लेना चाह रहे हैं। लोगन राजा साहब पूछ रहे हैं कि जी हाउ लॉन्ग इट टेक्स फॉर द होल प्रोसेस जो है देखें, दैट डिपेंड्स। अगर इफ़ यू हैव ऑल द रिक्वायरमेंट्स रेडिली अवेलेबल विद यू, लाइक आपने आइल्स किया हुआ है, आपके पास पुलिस इंस्पेक्टर सर्टिफिकेट भी है, इन केस ऑफ फ्यू असेसिंग अथॉरिटीज़ जिनमें एम है, ACS है, अकाउंटेंट की कैटेगरी है, इंजीनियरिंग की कैटेगरी है, इन कैटेगरीज़ के अंदर अगर आप अप्लाई करना चाह रहे हैं तो असेसमेंट जो है दैट टेक्स अराउंड 1 to 2 months एट मैक्स, इससे ज़्यादा नहीं लगता। लेकिन अगर आपकी डिसीजन रेडी एप्लीकेशन है तो एट टाइम्स ACS और इंजीनियर्स ऑस्ट्रेलिया तो आपको विद इन 15 to 20 days भी रिस्पॉन्ड कर देते हैं। तो बाकी प्रोसेस जो अगर आपके पास आइल्स रेडी है, आप बाकी चीज़ें आपने पूरी की हुई हैं, तो फिर द प्रोसेस कैन टेक, अगर आपको सब क्लास 190 में अप्लाई कर रहे हैं या 489 में, द प्रोसेस कैन टेक अप टू एनीथिंग बिटवीन 6 to 8 months। अगर आप अप्लाई कर रहे हैं सब क्लास 189 के अंदर तो इट इज़ बिट क्विकली, मे बी यू कैन टेक अप टू 4 to 5 months। एक साहब ने कहा जी कि गोइंग टू ऑस्ट्रेलिया फॉर अकाउंटेंट इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल नो आफ्टर 1 July। ऐसा हमारे एक्सपीरियंस में तो नहीं है, अकाउंटेंट्स बिल्कुल जा सकते हैं। अकाउंटेंट की जो कैटेगरी है दैट क्लोजेज एट 70 points, 70 points पे क्लोज हो रही है। अगर आपके एक्सपीरियंस के 15 points हैं आपके पास, क्वालिफिकेशन के 15 points हैं आपके पास, और योर एज इज़ बिलो 40, 25 points लेट्स सपोज हम उसके काउंट कर लें, और 10 आपका जो है वो काउंट कर लें आपका आइल्स, तो आप क्लेम कर रहे हैं 65 points। चूँकि क्लोज 70 points पे हो रहा है, तो रिगार्डलेस कि आपने 60 points पूरे किए हुए हैं, तब भी आप सेलेक्ट नहीं हो रहे अंडर सब क्लास 189, तो आपको सब क्लास 190 में जाना पड़ेगा या 489 में जाना पड़ेगा। अगर आप क्लेम कर रहे हैं योर एज इज़ बिलो 33, तो फिर यस, फिर आपके 70 points पूरे हो रहे हैं और आप इसमें जा सकते हैं। अच्छा जी, आई थिंक पीपल अबव 40 years किसी ने क्वेश्चन किया है, तो यस पीपल अबव 40 years जो हैं बिल्कुल जा सकते हैं। 15 points आपको मिलेंगे एज के, 15 क्वालिफिकेशन के, 15 एक्सपीरियंस के, 45 हो गए, 10 अगर आप आइल्स के ले लें 55 हो गए, ठीक है। 55 points आपके ये पूरे हो गए, तो 5 points आपको इन एनी केस आपको सब क्लास 190 या 489 में अप्लाई करना होगा। यही कुछ क्वेश्चंस थे आप लोगों के। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। मैं कोशिश करूँगा कि बाकी जो क्वेश्चंस हैं इनके जो आंसर्स हैं, मैकेनिकल के डिप्लोमा होल्डर्स के बारे में उन्होंने पूछा है, हाईली इन डिमांड है डिप्लोमास जो भी हैं। DAE अगर आपने किया हुआ है इन मैकेनिकल, इन इलेक्ट्रिकल, इन इलेक्ट्रॉनिक्स, इन वेल्डिंग, जो भी आपका डिप्लोमा है, आपका डिप्लोमा हाईली इन डिमांड है इन ऑस्ट्रेलिया।
और डिप्लोमा के बाद आपके पास 3 इयर्स एक्सपीरियंस मस्ट है। अगर आप एज के 30 पॉइंट्स क्लेम कर रहे हैं, 10 आप डिप्लोमा के क्लेम कर सकते हैं, 40 हो गए, 10 आप अगर आपके पास 5 इयर्स एक्सपीरियंस है तो 10 आप वहाँ से क्लेम कर लेंगे, 50 हो गए, 10 आपको मिल जाएंगे रीजनल नॉमिनेशन के 6 बैंड के साथ आप लोग जा सकते हैं। दैट्स इट। आई बिलीव हम नेक्स्ट टाइम हम कोशिश करेंगे कि हम कुछ और टॉपिक्स को कवर करें। टॉपिक को हम अनाउंस कर देंगे पहले से, कुछ डिटेल में बात कर लेंगे आपके क्वेश्चंस के ऊपर। अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं और हम इस प्रोग्राम को कैसे इम्प्रूव कर सकते हैं, इसके ऊपर ज़रूर बात आप लोगों की कोई अगर कोई सजेशंस हैं, कोई कमेंट्स हैं तो प्लीज़ डू दैट। इसको रेगुलर करना चाहिए, डेली करना चाहिए, इसकी अभी कोई फ्रीक्वेंसी क्या सेट करनी चाहिए। अगर आपके पास कोई सजेशंस हैं तो प्लीज़ दे आर वेलकम्ड। इंशाल्लाह फिर आपसे इसी वीक में दोबारा मुलाकात होगी। थैंक यू वेरी मच। टेक गुड केयर ऑफ़ योरसेल्फ। थैंक यू।